मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। In support systems, all components, data management includes the database which contains relevant data for the situation and is managed by a software called DBMS, यानी कि database management system. DBMS stands for database management system. D for data, B for base, M for management, S for system. की वो डाटा मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने तमाम रेलिवेंट डाटा जिस सिचुएशन के रिलेटेड है उसको एक सॉफ्टवेयर के साथ मैनेज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है DBMS, database management system. Management system of model database include financial, statistical, management sciences or other models that provide the systems analytical capabilities and an appropriate software management. कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इंक्लूड फाइनेंशियल यानी कि हमारे माली, स्टैटिस्टिकल जो कि मेजरमेंट एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट की साइंसेस और अदर मॉडल जो कि प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, उनकी तमाम कैपेबिलिटीज को, और इनको प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट करने के लिए। ये था मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब आते हैं कम्युनिकेशन सब सिस्टम पे। कम्युनिकेशन सब सिस्टम, द यूजर कैन कम्युनिकेट विद एंड कम्युनिकेट एंड कमांड द DSS थ्रू दिस सिस्टम। कि जितना भी DSS है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो इस सिस्टम के जरिए वर्क करता है। इट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस, यूजर को ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर रहता हुआ यूजर कम्युनिकेट करता है और बताता है कि हमारा ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। प्रोड्यूस मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस बेस या प्रोड्यूसर की बेस मैनेजमेंट करती है। द ऑप्शनल सब सिस्टम कैन सपोर्ट एनी ऑफ द अदर सब सिस्टम, के बहुत से सब सिस्टम पे बेस करते हुए वर्क करता है। मेनली मॉडल मैनेजमेंट, हाँ जी मेनली हमारे पास क्या होती है? मॉडल मैनेजमेंट। इसको मेनली फोकस इस पे किसके होता है? प्रोड्यूसर मैनेजमेंट का, मॉडल मैनेजमेंट पे कि ऑलरेडी जो बनी हुई चीज है उसको देख के कैसे ये वर्क करता है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके मुताबिक ये फर्दर चीजों को वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 6 एलिमेंट इन बिजनेस इंटेलिजेंट इन्वायरमेंट। डाटा from the business environment, number 1, number 2 then business intelligence infrastructure, number 3 business analytic tool sets, मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स आ जाती हैं। 4th नंबर पे इसको लेके वर्क करता है। फिर डिलीवरी प्लेटफॉर्म MIS, ये 5 पॉइंट है। MIS, DSS, ESS, यूजर इंटरफेस। डाटा फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या, इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो डाटा है वो बिजनेस इन्वायरमेंट से लेना है, उसको लेते हुए उसके ऊपर वर्क करवाना है कि हमारा डाटा बिजनेस इन्वायरमेंट को कैसे देख रहा है, उन चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। डाटा फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस मस्ट डील विद बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। बिजनेस आपके स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर दोनों के साथ डीलिंग करता है। फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज को देखते हुए इनके अंदर मोबाइल including mobile devices and the internet, the data need to be integrated and organized so that they can be analyzed and used by a human decision maker। आम इंसानों के डिसीजन को देखते हुए इनके इसके मुताबिक ये वर्क करता है। इसमें स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों सिचुएशन से आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों सिचुएशन से एक साथ ही हमें आए सामना करना पड़े और उनको हम डिफरेंटली भी सामना करते हैं। इसकी वजह से इसको अलग-अलग हमने कंसिडर किया। अगर ये दोनों एक ही सिचुएशन में आती तो इसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंटेलिजेंस लेवल को चेक कर लेते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, उस तरह की चीजों को काम सही से कर रहे हैं, चीजें सही से मैनेज कर रहे हैं।
The underlying foundation of business intelligence is a powerful database system that captures all the relevant data to operate the business. The data may be stored in transactional database or combined and integrated into an enterprise data warehouse are series of interrelated data marts के data marts को देखते हुए ये data sciences को देखते हुए किस तरह से हम उसके मुताबिक वर्क करते हैं। पावरफुल डेटाबेस सिस्टम्स हैं जो कैप्चर करते हैं तमाम रेलिवेंट डाटा को और ऑपरेट करते हैं उसके बिजनेस को। डाटा को हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर, जिसको कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर से कुछ पार्ट लिया जाता है, फिर उसके अंदर देखते हुए डाटा वेयर हाउसेस ऑलरेडी डाटा को देखा जाता है और सीरीज की जाती है इंटर रिलेटेड, यानी कि मौजूद डाटा के अंदर से कुछ पार्ट भी लेना और फिर उसके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना, देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करना। बिजनेस एनालिटिक ऐसा टूल सेट निकालना जो इस डाटा को एनालिसिस कर सके, ज्यादा उसका पॉइंट बता सके, उसके मुताबिक रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्ड जितने भी क्वेश्चन है मैनेजर के वो हमारे पास दे सके। बिजनेस एनालिटिक टूल सेट अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स आर यूज्ड टू एनालिसिस डाटा एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, respond to questions posed by managers and track the progress of the business using key indicators of the परफॉर्मेंस आ जाती है। यहाँ पे इसमें क्या है कि वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे टूल एनालिसिस करता है डाटा का, रिपोर्ट्स का, और फिर उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करता है जितने भी मैनेजर्स हैं, फिर उसके बाद उनके मुताबिक देखते हुए यूजिंग की इंडिकेटर्स, आपकी की इंडिकेटर्स की को फॉलो करता है, इंडिकेट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, चीजों को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसके मुताबिक ये वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है फोर्थ नंबर पे, मैनेजेरियल यूजर्स एंड मेथड्स। कि मैनेजेरियल हम यूजर्स एंड मेथड्स को कैसे देखते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर ओनली एज इंटेलिजेंट एज द ह्यूमन बीइंग हु यूज देम। हाँ जी, ये कैसे कि जैसा कि इंसान हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान के मिलते जुलते उतनी ही कैपेबिलिटी हम लोग चीजों को तैयार करें। मैनेजर्स इम्पोज ऑर्डर ऑन द एनालिसिस ऑफ द डाटा यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मैनेजेरियल मेथड्स दैट डिफाइन स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स एंड स्पेसिफाई हाउ प्रोग्रेस विल बी मेजर्ड। दीज यहाँ पे मैनेजर्स इम्पोज करते हैं, ऑर्डर का एनालिसिस करते हैं, फिर उनके बाद वैरायटी देखते हैं मैनेजेरियल मेथड्स की, यानी कि वो डाटा जिसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई की है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन पे जाने के लिए। दीज इंक्लूड बिजनेस परफॉर्मेंस, इसके अंदर बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्लूड होगी, मैनेजमेंट होगी, बैलेंस्ड score raised होगा and approaches focusing on key performance indicators and industry strategic analysis focuses on changes in the general business environment with special attention to competitors की कितनी special attention जाती है, हम अपने competitors से कैसे बात कर रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, उसके ऊपर देखते हुए हम अपनी चीजों पे कैसे फोकस करते हैं, अपना मुकाबला देखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमारे पास दूध की फैक्ट्री है तो वो क्या करेगी, तो वो अपने कंपटीटर का देखेगी इनका टेस्ट क्या है, अगर वो मैंगो के जूसेस बना रहे हैं या एप्पल के बना रहे हैं तो वो किस चीज को कौन सा फूड जो है वो टेस्ट डाल रहे हैं, तो हम भी उससे बेहतर टेस्ट बनाएंगे या उसकी क्वालिटी या उसका जो है सेविंग लेवल जो होता है उसका, उसको इंक्रीज करवाएं। विदाउट स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट बिजनेस analysis can produce a great idea and a deal of information reports and online screens that focus on the wrong matters and divert attention from the real issues। तो कहते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट को भी देखे बगैर हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमने डील कैसे करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन का उनका रिपोर्ट कैसे लेनी है, ऑनलाइन स्क्रीन शेयरिंग कैसे करनी है, और रॉन्ग मैटर्स के ऊपर हम लोग कैसे जो होगा हमारी जो चीज होगी ना वो रॉन्ग मैटर में जाती जाएगी। हम सीनियर मैनेजमेंट के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते और अपनी डाइवर्ट नहीं कर सकते अटेंशन को रियल इश्यूज पे। डाइवर्ट होता है कि इसके अंदर हम चेंजेस ना, यानी कि उसको डिवाइड करना, कि हम इसके अंदर चेंजेस की तरफ मुतवज्जो होना। यू नीड टू रिमेंबर दैट सो फार ओनली ह्यूमंस कैन आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये बात हमें हमेशा रिमेंबर रहनी चाहिए कि जितने भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना है वो हमारे पास ह्यूमंस के माइंड में आते हैं और वो उसको देखते हुए वर्क करते हैं, कहते हैं कि ये चीज ऐसे निकली है, इसके मुताबिक आप करेंगे, चीजों को कैसे कंसिडर पॉइंट पे है डिलीवरी प्लेटफॉर्म MIS DSS DSS। MIS क्या है, हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम्स आ जाती हैं। अब फर्स्ट में आता है द रिजल्ट from business intelligence analytics are delivered to managers and employees in a variety of ways। कौन कौन से वो variety of ways हैं जो managers employees को देते हैं, इनमें हमारे पास depending on what they need to know perform their jobs। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी कौन कौन सी जॉब करनी है। वो कहते हैं डिफरेंट वेज तो देते हैं लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया हो कि एम्प्लॉयज ने कौन सी जॉब करनी है और कैसे करनी है। MIS DSS एंड ESS। MIS क्या वर्क कर रहा है,
DSS कैसे कर रहा है, DSS कैसे कर रहा है, डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू डिफरेंट पीपल, अपने इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज है वो मुख्तलिफ लोगों को देनी है। एंड लेवल इज द फर्म ऑपरेशनल एम्प्लॉयज, मिडल मैनेजर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। इन द पास्ट दीज सिस्टम्स कुड नॉट शेयर डाटा एंड ऑपरेटेड एज इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, के वो ऑपरेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर। टुडे वन सूट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल इज द फॉर्म बिजनेस इंटेलिजेंस। हाँ जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कंबाइंड होना जरूरी है, फिर ही हम क्या कर सकते हैं। एनालिटिक पैकेज इज एबल टू इंटीग्रेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, जितना भी एनालिटिकल पैकेज होगा वो तभी एबल होगा तमाम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में, अदरवाइज वो अनेबल नहीं होता। ब्रिंग इट टू मैनेजर्स डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे मैनेजर्स के डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब आते हैं यूजर इंटरफेस। तो कहता है कि जितना भी आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो सारी चीजें क्या है, मिडिल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को देखते हुए बात करवाता है, फिर इसको बात करवाने के लिए देखा जाया जाता है, अदरवाइज ये हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक इंटरफेस जिसके मुताबिक हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं, ये डाटा को गेट कर सकते हैं, उसके मुताबिक कहता है यूजर इंटरफेस। बिजनेस पीपल्स आर नो लॉन्गर टाइड to their desks and desktop. They often learn quicker from a visual representation of data than from a dry report with columns and rows of information. कि आप कॉलम एंड रो की इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है उसके मुताबिक डाटा को देखता है, उसकी रिपोर्ट्स बनाता है। Today's business analytics software to synthesize visual techniques such as dashboards and score कार्ड्स के, आपके पास जितने भी विजुअल रेटिंग है उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन लेते हुए उनका डैशबोर्ड या स्कोर कार्ड्स को हम लोग देखते हैं। दे आल्सो भी एबल टू डिलीवर, अच्छा वो अपनी रिपोर्ट किस किस पे एबल हो सकते हैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए, ब्लैकबेरीज पे, आईफोन पर, अदर मोबाइल जितने भी हैंडहेल्ड डिवाइसेज हैं जो कि वेब पोर्टल को लेते हैं। अच्छा इसमें इन्होंने सोशल साइट्स का भी जिक्र किया, जैसे ट्विटर और फेसबुक, ये तमाम वो सोशल साइट्स हैं जिनके जरिए हम ऑनलाइन ग्रुपिंग के साथ रब्ता कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी है फेस टू फेस हमारा डिस्टेंस कवर करने के लिए जो हमें टाइम लगता है वो हमारा बच जाता है। इसको हमें ना ये एक ऐड मिल जाता है जिससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं चीजों को देखते हुए यूजर इंटरफेस पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा यूजर इंटरफेस, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, MIS, DSS, मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स, बिजनेस एनालिटिक टूल सेट, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बेसिक 6 इन्वायरमेंट थे जिनको मैंने आपको बैक टू एंड एंड ये स्टार्ट टू एंड भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ये सारे हमारे पास इन्वायरमेंट में चलते हैं। अब उसी के ऊपर देखते हुए, इसी रिपोर्ट को देखते हुए, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फॉर डिसीजन सपोर्ट के उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फिर उसके बाद वो जब बिजनेस इन्वायरमेंट आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हमारे पास सर्कल तैयार हो जाता है, बिजनेस एनालिटिक टूल सेट का, फिर थर्ड पे आता है मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स का। अब जब हम डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट्स को देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, यहाँ पे 7 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 कॉल सेंटर, नंबर 2 वेबसाइट, नंबर 3 मोबाइल डिवाइसेस, नंबर 4 ब्लॉग्स, नंबर 5 स्टोर, नंबर 6 सप्लायर्स, नंबर 7 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी जो कॉल सेंटर्स के जरिए भी हम लोग डाटा अपना फ्रॉम कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, या मोबाइल वेबसाइट से भी, मोबाइल की डिवाइसेस से भी, वो ब्लॉग्स जो कि एक साइड पे लिखे हुए टाइटल्स वगैरह होते हैं ना उनसे भी। अब हमारे पास सप्लायर्स हैं जो कि प्रोवाइड करें, स्टोर्स वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं। अब बिजनेस इंटेलिजेंस में जब हम देखते हैं उसमें डेटाबेस होनी चाहिए, रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, डाटा वेयर हाउसेस यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉक्स मौजूद हो, डाटा के मार्क्स होते हैं जो कि उसी डाटा के रिलेटेड फर्दर डाटा को निकालते हैं। बिजनेस एनालिटिक टूल सेट कौन कौन से होते हैं जिनमें एनालिसिस किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, डाटा माइनिंग, ओलैप एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। इन सब के अंदर देखते हुए ये वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक टूल्स हैं डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा 98%, 96% कितने परसेंट लेवल ठीक है। मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड, बिजनेस स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बैलेंस्ड स्कोर कार्ड एंड फॉरेस्ट कार्ड। यहाँ पे हमारे पास इस चीजों को देखते हुए इसके ऊपर वर्क किया जाता है कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे चल रही है, बैलेंस का सिक्योर कार्ड कैसे चल रहा है, फॉरेस्ट कार्ड हम लोग किस तरह से इसकी कार्ड को देख रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब आते हैं हम प्लेटफॉर्म पे, MIS, DSS, ISS, ये इसके 3 मेन प्लेटफॉर्म है जो उसको लेके वर्क कराते हैं। फिर उसके ऊपर देखते हुए यूजर इंटरफेस बनता है जो यूजर को
देखता है कि यूजर कैसे इसके अंदर रखते हुए वर्क कर सकता है। ये वही तमाम जो 6 पॉइंट्स है ना, वही वाले हमारे पास आए जो मैंने अभी आपको एनवायरमेंटल में बताया थे। 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं। फिर उसमें रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, स्कोरबोर्ड, डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब पोर्टल एंड सोशल मीडिया, वो तमाम इंटरफेस जिनके जरिए हमारा कम्युनिकेशन लेवल बढ़ सकता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है। अब यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस यूजर्स आ जाते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया। पावर यूजर्स, प्रोड्यूसर्स 20% ऑफ एम्प्लॉयज, कैपेबिलिटीज और कैजुअल यूजर्स। कैजुअल यूजर्स में कंज्यूमर्स आ जाते हैं। इसमें प्रोड्यूसर 20% थे, इसमें 80% ऑफ एम्प्लॉयज। आईटी डेवलपर क्या करेंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को देखेंगे, कस्टमर और सप्लायर्स की। ऑपरेशनल एम्प्लॉयज के अंदर देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्प्लॉयज कैसे वर्क करें, चीज को कैसे अंडरस्टैंड करें, क्या वो चीज को बयान कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, या उनका ऑपरेशन लेवल क्या है। तो यूजर्स आ जाते हैं, वो पैरामीटर रिपोर्ट्स बनाते हैं कि हाँ हमारी रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी जा रही है, वो डैशबोर्ड्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये आईटी डेवलपर जो दोनों के अंदर ये चीज आ जाती है, इस वजह से इसका थोड़ा सा इस तरह का। अब आते हैं सीनियर मैनेजर। विदाउट सीनियर मैनेजर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पे चीज पे काम चलता है वही आगे फर्दर हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। बिजनेस एनालिटिक्स क्या हो जाते हैं, एड होक क्यूरीज, ड्रिल डाउन, सर्च ओलैप, मैनेजर स्टाफ कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से चीजों को लेकर चल रहा है। एनालिटिकल मॉडल्स क्या होते हैं, फोरकास्ट आ जाती है, व्हाट इफ एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मॉडल के बिजनेस एनालिसिस कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारा फोरकास्ट क्या, हम एनालिसिस जो है वो ठीक आया कि नहीं आया, उसके मुताबिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह की चीजों को हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। ERP stands for Enterprise Resource Planning. E for Enterprise, R for Resource, P for Planning. Enterprise Resource Planning की अब डेफिनेशन देखते हैं, ये हमारे पास क्या है। Let's start. Enterprise Resource Planning, ERP is an integrated computer-based system used to manage internal and external resources, including tangible assets, financial resources, materials and human resources. Tangible assets वो वाले होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हम आपको फर्क बताते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या होता है। टेंजिबल का मतलब है टचेबल चीज, और इनटेंजिबल वो जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास वो एसेट्स आ जाते हैं, लाइक बिल्डिंग्स आ जाती हैं, या फिर हमारे पास वो तमाम चीजें आ जाती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि हमारे डाटा को देखते हुए फाइनेंशियली वर्क करवा रहे हैं, हमारा मटीरियल्स देख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे लोग कितने, एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने लेवल से वर्क कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ये या फिर उनका बजट लेवल किस तरह से लेके चलना है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जहां ERP होगा वहां बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर architecture whose purpose is to facilitate the flow of information between all business functions inside the boundaries of the organization and manage the connections टू आउटसाइड स्टेक होल्डर्स, कि हमारे जितने भी आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह से बिजनेस फंक्शंस को डील करते हैं, उनका इनसाइड लेवल क्या है, वो बाउंड्रीज को कैसे सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मिड में। अपने जितना भी फंक्शन है वो एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको जितना फंक्शन बताया गया उसने अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करना है, और जितने उनके स्टेक होल्डर्स यानी कि वो मेंबर जो कि शेयर करते हैं, अपना कोई पार्ट रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ वो किस तरह से डीलिंग करते हैं, उनका कनेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। ERPs इज बिल्ड ऑन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस करता है, जिसके मुताबिक क्या है कि डेटाबेस देखा जाता है कि आपका डेटाबेस ओरिजिनल कैसे वर्क करवा रहा है। नॉर्मली यूटिलाइजिंग अ कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है कि तमाम सिस्टम जो है एक ही कंप्यूटर के साथ मैनेज कर रहे हैं। कंसोलिडेट ऑल बिजनेस ऑपरेशंस इनटू यूनिफॉर्म एंड एंटरप्राइज वाइड सिस्टम एनवायरनमेंट, और ये तमाम सिस्टम को जो है वो एंटरप्राइज करता है कि वाइड रेंज में जितने भी एंटरप्राइजेस सिस्टम है उनको लेते हुए वर्क करवाता है, कि हमारा सिस्टम जो है वो वाइड रेंज में, खुली रेंज में वर्क करवा रहा है, चीजों को देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ एंटरप्राइज इंटीग्रेटेड सिस्टम्स वर्क, किस तरह से एक एंटरप्राइज सिस्टम जो है वो वर्क करता है। लाइक यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर उसके मुताबिक आगे फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इंटरप्राइज सिस्टम feature a set of integrated software modules and a central database that enables data to be shared by many different business processes and functional एरियाज थ्रू आउट द इंटरप्राइज, कि हमारे इंटरप्राइज को देखते हुए या पूरे सिस्टम को देखते हुए कैसे कौन सी चीज जो है वो वर्क करती है, चीज को लेकर चलती है, अंडरस्टैंड करवाती है। हमारा सेंट्रल डेटाबेस कैसे अनेबल होता है, वो अपने मल्टीपल एनालिसिस को या अपने चीजों को कैसे वो शेयर करता है, वो कैसे एबल होता है अपने डाटा को फंक्शनल एरियाज में ले जाने के लिए पूरे इंटरप्राइज सिस्टम्स को देखते हुए।
अब इसमें हम इंटरप्राइज सिस्टम्स के इंटीग्रेशंस को देखते हैं। इनमें हम क्या करेंगे, सेल है तो हमने कहा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, उसके मुताबिक ये तमाम सिस्टम को मैनेज करता है। उसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है वो एक कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है। ये ओवरऑल बताता है कि कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम है जैसे वर्क कर, उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अच्छा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। वो कहता है कैश ऑन हैंड, आप फौरन कैश दे रहे हैं, कोई चेक्स वगैरह नहीं कर रहे। अकाउंटेबल रिसीवेबल के हमने दी अकाउंट्स रिसीवेबल रखने के ऐसी टर्म जो कि उनको हमने अकाउंट का रिसीवेबल। कस्टमर क्रेडिट जिनको हमने कह दिया हाँ हाँ पैसे हमने दे दिए, हाँ देने। रेवेन्यू क्या होता है, जितना हमारे पास रेवेन्यू कि हमारा काम कितना हुआ, हमारा बजट कितना आया, चीजें कितनी कंसीडर हुई है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, हमारा आवर्स वर्क कितना है, लेबर कॉस्ट क्या है और जॉब स्किल्स क्या है, किस तरह से रहते हुए इन चीजों को वर्क करता है, उनके ऑन लेवल क्या है, किस तरह से वो चीजों को बयान कर रहा है, क्या उनकी लेबर कॉस्ट क्या है, उनका स्किल्स क्या है, कैसे वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है कि हमारे पास ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग कैसे कर रही है, हम रिक्वेस्ट कहाँ से ले रहे हैं, प्राइस की चेंजिंग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसी के मुताबिक इसको फर्दर करवाता है। पहले हमने देखना हमारे पास ऑर्डर क्या है, फिर उनको सेल्स देखना है क्या इन सेल्स के अंदर हम चीजों को रिटर्न कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस देखनी है कि प्राइसेस क्या चल रही हैं चीजों की, किस तरह से हम उस चीज की प्राइसेस को देके जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है, मटीरियल, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, शिपमेंट डिटेल्स, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैपेसिटी एंड परचेज। के हमारा मटेरियल क्या है, किस तरह से मटेरियल हम लोग लेके हमारे जो मटेरियल उसके ऊपर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या लेवल हो रहा है, किस डेट पे प्रोडक्शन डेट स्टार्ट हो रही है, एंडिंग डेट क्या है और उसके मुताबिक रखते हैं उसके टाइम टेबल में, डेडलाइन में हम कैसे वर्क करते हैं। शिपमेंट यानी कि हमने अपने डाटा को किस तरह से उसके जो सेलर्स हैं उन तक पहुंचाना है। अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे क्या और से और हम इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इनके परचेजेस, अगर इसके बाद हमें कुछ और अपना काम माल खरीदना पड़े तो हम खरीद सकते हैं। ये पूरा एक साइकिल है जो कि वर्क करता है इंटरप्राइज में, अपने सिस्टम को करते हुए हमें फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया गया। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट ईआरपी एरियाज आ जाते हैं। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 कस्टमर सर्विसेज, डाटा इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, ईडीआई ट्रांसफर ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस। की हमारी कस्टमर सर्विसेज में डेटाबेस जितना भी आता है क्लाइंट्स के बारे में, ऑर्डर की प्रोसेसिंग देखी जाती है, ऑर्डर की सर्विसेज चेक की जाती है कि ऑर्डर जो है वो सही तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्या वो ट्रांसफर कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट को, और इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है कि हमारा जो इंटरनेट है वो हमें टाइम पे मिल रहा है, उसके मुताबिक रखते हुए ये वर्क कर। नेक्स्ट लेवल पे हम प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन में हमारे पास क्या चीज आती है, प्रोडक्शन कैसे मेजर करता है, होलसेल सर्विसेज, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटेरियल रॉ, एस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल ईटीसी यूटेंसिल्स आ जाते हैं कि हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन लेवल है उसमें होलसेल की सर्विसेज देखी जाती हैं, प्रोडक्शन लेवल देखा जाता है, उनके अखराजात देखे जाते हैं, परचेजिंग का मटेरियल देखा जाता है, फिर उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद वो क्रिटिकल लेवल जितना मुश्किल लेवल होता है उसकी सबकी इन्वेंट्री देखी जाती है, प्रोसेस की प्रोडक्शन कंट्रोल देखी जाती है, ईटीसी। इन सब चीजों के बाद करने के बाद हम लोग वर्क करते हैं। फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंस क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या अकाउंटिंग का लेवल है कैसे वर्क करता है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्लो, कि अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट फ्लो कैसे जा रहा है, कंट्रोल कैसे कर रहा है चीजों को। प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, हाँ जी, ये रिपोर्ट्स को तैयार करवाता है कस्टमर की जरूरत को देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवाता है। लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, इनमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सीआरएम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर्स का रिलेशन देखा जाता है, सप्लाई चेन में कस्टमर एंड एम्प्लॉय दोनों का रिलेशनशिप देखा जाता है, वीआरएम में वेंडर रिलेशनशिप में हम लोग जिसका रिलेशनशिप देखते हैं उसका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इनपुट मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर्स और जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है वो अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, उनके साथ कैसा रिलेशन बना के चल रहा है, उनकी मैनेजमेंट को सही से डील कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कि हमारा जो एक्सपेक्ट है वो किस तरह से चीजों को देख रहा है, इसको हम लोग इस एंगल में डील करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वीआरएम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वैल्यूएशन हुई है ईआरपी सिस्टम की। ईआरपीज आया, उसके अंदर हमने कंट्रोलिंग एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी। अब हमने कहा 1990s में ऐसा क्या हुआ था, मैनेजरियल मैनेजमेंट आई थी, फाइनेंशियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट,
पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लांट मैनेजमेंट आ जाते हैं। यानी कि हमने मैनेजरियल को किया था, मटेरियल्स कैसे हमने देखे थे, मटेरियल कैसे देखते हुए फाइनेंस का अकाउंट किया था, इन्वेस्टमेंट देखी थी हमारी कितनी जा रही है, क्वालिटी उसमें मुताबिक आ रही है कि नहीं आ रही, हमने हमारी पर्सनल मैनेजमेंट सही जा रही है, HRM यानी कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप सही वर्क कर रहा है, हमने जो चीज बिल्ड करने से वो कर पाए हैं। अब MRP2 में क्या आता है, हमारे पास 1970s का रिलेशन आ गया कि इसमें सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग हुई थी, सिमुलेशन एंड फोरकास्टिंग, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया था लुक लाइक का रियल। अब MRP में 1 में हमने जो देखा वो ये था कि 1960s में कि मास्टर प्रोडक्शन हमारे पास शेड्यूल यानी कि 1 by 1 शेड्यूल बनाया गया था कि हमारा जो शेड्यूल है कि इतने टाइम पे हमारी चीज तैयार होनी है, उसके मुताबिक रखते हुए ये काम करेगा। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग देखी थी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने प्लानिंग की है, कैपेसिटी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुई है, एग्जीक्यूट किया है हमने, मटेरियल्स के प्लान्स को देखा है। वेव 1 में MRP है, वेव 2 में ERP, वेव 3 में कस्टमर सेंट्रिक इंटीग्रेशन के आपका सेंट्रिक इंटीग्रेशन कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन क्या है कि आपके इंटरप्राइज इंटीग्रेशन के साथ आप लोग वर्क कैसे करें, चीजों को कैसे देखें। स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम में हमने देखना है इंटरप्राइज, एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड, कस्टमर, सप्लायर्स, ERP मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही है, सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव, बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एंड SCM, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हमारे सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, चीजों को कैसे लेकर चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करें, चीजों को देख कैसे रहे, वर्क कैसे करें, काम को कैसे लेके चल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, हमारी चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग के हम सेल्स एंड मार्केटिंग को कैसे देख रहे हैं, कस्टमर का एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशनशिप है ये उसको डील करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ERP में डायग्राम आ जाती है जिसमें हम देख रहे हैं CRM को, HRM को, SCM को, यानी कि अब कस्टमर और ह्यूमन रिसोर्सेज और SCM सप्लाई चेन आ जाती है। अब जो है हमारे पास CRM है उसमें क्लाइंट की प्रोफाइल देखेंगे, क्लाइंट का सपोर्ट सिस्टम देखेंगे, फिर उसके बाद सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट ठीक कर रहा है, मैनेज ठीक कर रहा है। फिर HRM में देखेंगे एम्प्लॉय, हमारे पास रिलेशन कैसे चल रही है, एम्प्लॉय की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ब्रांच एजेंट क्या चल रहा है, फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट क्या है, चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सेल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, परचेज मैनेजमेंट, issues customer receiving and order, the shipment of production, keep an account, invoicing, receive payments, सेल्स प्रोसेस आ जाती है, ऑर्डर्स एंड इन्वेंशन, ये हमारी कस्टमर साइड्स है। अब यहाँ पे ये सप्लायर साइड्स है, इन्वेंट्री में स्टॉक्स आ जाते हैं, चेक्स इन चेक्स आउट, स्टॉक का ट्रांसफर किया जाता है, उनको देखा जाता है कि स्टॉक कैसे आया, फिर उनको ट्रांसफर करना है, उनका स्टेक होल्डर के साथ हमने अपना वर्क देखना है, हमारा वर्क कैसा चल रहा है। अब परचेज मैनेजमेंट में हमने परचेजिंग लेवल को देखना है कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक काम हुआ, हमारा ऑर्डर वर्क किया, अराइवल जितनी गई प्रोडक्ट की सही गई है, हमने अपना स्टॉक सही से मैनेज किया कि मौजूद है कि नहीं मौजूद, हमें टाइम भी सारी चीजें पता है। नेक्स्ट हम कहते हैं अपने अकाउंटेंट में हमने नजर रखनी है उसकी पेमेंट लेवल क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर हम देखते हैं डाटा एनालिसिस रिपोर्ट्स एंड देन डाटा एनालिसिस रिपोर्ट में हमने डाटा माइनिंग को मेजर किया कि हमने किस किस फील्ड को लेके चले, उनका स्टॉक्स को देखा, डाटाबेस एनालिसिस किया। फिर यहाँ इन्वेंट्री से ही निकला प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि रॉ मटेरियल देख रहा है कि आपने जो अपना एक मटेरियल तैयार करने के लिए आपने कहाँ से रब्ता किया, लाइन मैनेजमेंट के 1 by 1 आप किस मैनेजमेंट को देखना है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग, फिर प्रोडक्शन आपका लेवल क्या है, फिर शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग क्या है। आईटी मैनेजमेंट में हम लोग आईटी के यानी कि अपना पब्लिसिटी लेवल चेक करते हैं किस तरह से ये मैनेज करता है। अच्छा, यहाँ पे जो पेमेंट है ना वो जाके अकाउंटेबल पेएबल पे लगती है। अब यहाँ पे जो आता है वो एसेट्स का मैनेज किया कि हमारी जो एसेट्स हैं या जितने भी हमने खर्चा किया जो भी किया वो क्या क्या है, हमारा रिकॉर्ड का मेंटेन हमने करना है, अपनी फाइल मैनेजमेंट को देखनी है। अब यहाँ पे आए अकाउंट पेएबल पे, फिर ये अकाउंट पेएबल राब्ता करता है LCGL ओवर अकाउंट से, फिर ये राब्ता करता है अकाउंट रिसीवेबल से, तब जाके हमें अकाउंट के रिसीवेबल मिलते हैं। यानी कि यहाँ से होता हुआ अगर इसको देखें तो टू वे, यहाँ से इधर को जा रहा है और इधर से दोनों इसी पे फोकस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। इन सब चीजों को हमने देखते हुए एक ERP डायग्राम बनाई है जो हमारे कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप बनाती है, जिसको बेस बनाते हुए हम अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं और इनकी इन्वेंशन करते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी चीज को तैयार करवाते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ।
डिसएडवांटेजेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इनमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ईआरपी ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस and enable process change that bring a lot benefits in operational activities such like cost reduction, cycle time reduction, productivity improvement, quality improvement, customer services improvement। ERP जो ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस होता है, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोग एक बिजनेस चेंज ला सकते हैं अपने बेनिफिशियल ऑपरेशन में, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है, हमारा साइकिल टाइम रिड्यूस हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, क्वालिटी लेवल इंक्रीज हो सकता है जिसमें हमें क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलती है, कस्टमर सर्विसेज इंक्रीज हो सकती हैं। विद द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जब हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे बिल्ड करते हैं, बिल्ड एंड डाटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज की, डाटा एनालिसिस की कैपेबिलिटीज क्या चाहिए, किस तरह से वर्क कर रहा है। वो सिस्टम इज हेल्पिंग इन मैनेजेरियल एक्टिविटीज, सिस्टम किस तरह से हेल्प करता है हमारी मैनेजेरियल एक्टिविटीज को देखते हुए। फॉर एग्जांपल बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बेटर रिसोर्स क्या है, मैनेजमेंट कैसे चल रही है, किस तरह से मूव ले रहे हैं। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, इंप्रूव परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको इंप्रूव करते हुए वर्क करता है। ईआरपी सिस्टम विद देयर लार्ज स्केल बिजनेस इंप्रूवमेंट, हमारे पास की इन्वॉल्वमेंट होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं। कैन असिस्ट इन achieving strategical benefits such as support business growth, build business innovations, build cost leadership, generate product differentiate, include customization, build external linkage, customers and suppliers, enabling e-commerce। कि हमारे पास जितना भी सिस्टम है उसको एक लार्ज स्केल पे देखते हुए उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट चेक की जाती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों की। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्ड करते हैं बिजनेस इनोवेशंस को, जो कि हमें एक पोस्ट बिल्ड करके देती है, जो कि लीडरशिप और जनरेट करती है हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट को, जिसके अंदर हम अपनी कस्टमाइजेशन को देखते हैं कि हमारा कस्टमर लेवल कैसे जा रहा है, चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उनके साथ अपना लिंक कैसे बना रहे हैं, एनेबल कैसे कर रहे हैं ई कॉमर्स को, कि ई कॉमर्स हमारे पास किस तरह से वर्क कर सकती है। ERP system has integrated a standard application architecture which provides an infrastructure that can build business flexibility for current and future changes, IT cost reductions, increased IT infrastructure capability, की infrastructure की किस तरह से capability है, क्या वर्क कर रही है, कैसे लेके चल रही है, आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या है, हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि बिल्ड करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को करंट और फॉर फ्यूचर चेंजेस के लिए, कि हमारा जो करंट है यानी कि जो अब हमारा हाल चल रहा है, जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, फिर उसके अंदर फ्यूचर चेंजेस किस तरह से आ सकती हैं, आईटी कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो सकती है, हमारी कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे बढ़ सकती है। द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ईआरपी कैन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, facilitate business learning, build common vision, change employee behavior, increase employee moral and satisfaction। कि आपके एम्प्लॉय का मोरल एंड सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, किस तरह से आप लोग उनकी कैपेबिलिटीज को देख सकते हैं, उसके अंदर कोई कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हमारी बेनिफिशियल में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल टर्नओवर, की हमारी टर्नओवर क्या आ सकती है, कि हम पर्सनली एक चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं। कंपनीज कैन अप्लाई, ठीक है, वो अप्लाई करती है मैनेजर को, एक मैनेजर को देखते हुए लैकिंग करती है एजुकेशन को इन द कंपनी में ईआरपी के प्रपोजिंग करती है चेंजेस इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विद द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड ईआरपी के। सिलेक्टेड ईआरपी को देखते हुए किस तरह से हम लोग इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, चीजों को कैसे चला सकते हैं। एंड पता है कस्टमाइजेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड, हाँ जी हमें पता है जितने भी हम ईआरपी की कस्टमाइजेशन करेंगे वो लिमिटेड होगी, लिमिट से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। सम कस्टमाइजेशन में इन्वॉल्व चेंजिंग of the ERP software structure which is usually not allowed, जो कि हमें allowed नहीं होती। re-engineering of business process to fit the industry standard prescribed by the ERP system may lead to a loss of competitive advantage, कि हमें जो competitive advantage है जिसके साथ हमने एक advantage चलाना है या जिस माहौल के अंदर रहते हुए हमने वर्क करना है, चीजों को लेके जाना है, तो हमें उसके मुताबिक रहते हुए हम उस चीज को लीड कर रहे हैं, अगर हमें लॉस हो जाता है तो हमें दोबारा चीज के साथ काम करना है। यानी कि अगर हमारा एक एडवांटेज है जिसमें हमने अपने एडवाइजर अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ मुकाबला करना है, तो हमने इस चीज को देखना है क्या हमारा जो मुकाबला है कंपटीटर्स के साथ हो सकता है, हम उन चीजों को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कंपटीटर कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। देन आता है ईआरपी वेंडर्स कैन चेंज सम्स ऑफ मनी
for the annual license renew that is unrelated to the size of the company using the ERP are its profitable। कि जितना भी ERP सिस्टम है वो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए और वो चेंज कर सकता है अपने सम ऑफ मनी यानी कि जमा की मनी है यानी कि उनकी जो भी सम वैल्यूज होती हैं सम ऑफ वैल्यूज उन सबको वो चेंज कर सकता है उसके अंदर बेनिफिशियल प्रॉफिट्स निकाल सकता है चीजों को। टेक्निकली जब हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज को टेक्निकली सपोर्ट कर सकते हैं replies to the columns that are inappropriate for the college corporate structure। हाँ जी जितने भी टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है वो ऑफर करते हैं अपने कॉलर्स को जो कि अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट होता है कॉलर्स के लिए जो कि कॉपरेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर से कंप्यूटर की सिक्योरिटी को देखा जाता है। कंसर्न अराइज for at a company that requires an audit trail of changes so as to meet some regularity standards। हमारे रेगुलर स्टैंडर्ड्स क्या है किस तरह से हम एक चीज को देखते हुए उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हमने रेगुलरिटी किस तरह से अपनी कायम रखनी है चीजों को कैसे देखना है। ERP are often seen as too rigid too difficult to adopt the specific workflow and business process of some companies। ये हमारा ERP होता है वो हमारा बिजनेस फ्लो को चेक करता है जितना हमारा कंपनी के साथ चलता है और इसका मेन काजेस फेलियर का यही है हम लोग ये साथ साथ अपने ना कंपनीज का लेवल नहीं चेक करते हम ये नहीं कहते हम एक ही लेवल में हम ये नहीं देखते कि हमारे जो कॉम्पिटिटर उनकी जो सेल्स है वो किस तरह से हमें उसके मुताबिक अपनी चीजों को लेके जाना था। अब हम आगे हैं हमारे इसी पॉइंट से स्टार्ट हो गए हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास ERP का डिफिकल्ट टू यूज है जिसको हमने न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ बिल्ड करते हुए यूज करना वो कहता है डिफिकल्ट है लेकिन बस उसने इम्पॉसिबल का वर्ड यूज नहीं किया कि हम ये कह सकेंगे ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम आर टू रिस्ट्रिक्टिव एंड डू नॉट लो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेज। सिस्टम जो होता है वो रिस्ट्रिक्टिव है उसको यूज करना लेकिन हमें अलो करता है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेज में कि हमें आसानी होती है हम इसको कर सकते हैं। सिस्टम क्या है सफर फ्रॉम द वीकेस्ट लिंक। हाँ जी सिस्टम जो है वो वीकेस्ट लिंक जितना भी कम से कम हमारा पॉइंट होता है उसके मुताबिक वर्क करता है। प्रॉब्लम एंड इन एफिशिएंट एंड इन वन डिपार्टमेंट आर एट वन ऑफ द पार्टनर्स में इफेक्ट अदर पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए ये उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है कि हमारा जो एक पार्टनर है वो डिफेक्ट कर रहा है चीजों को। मैनी ऑफ द इंटीग्रेटेड लिंक्स नीड हाई एक्यूरेसी इन अदर एप्लीकेशंस टू वर्क एफिशिएंटली। अ कंपनी कैन अचीव मिनिमम standards then over time dirty data will reduce the reliability of some applications। कि हमारी अदली एप्लीकेशंस कैसे चल रही हैं हम किस तरह से उनको रिलायबल लेके चल रहे हैं डर्टी क्या हमारा डाटा जो है वो हमारी टाइम वेस्टेज को तो नहीं कर रहा। ये भी एक हमारे पास इंटीग्रेटेड लिंक में ऐसा हो जाता है कि हमें एक्यूरेट चीजें नहीं मिल पाती। वंस अ सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड स्विचिंग कॉस्ट आर वेरी हाई for any one of the partners reducing flexibility and strategic control at the corporate level। कि हमारे corporate level को देखते हुए किस तरह से ये वर्क कर रहा है उनका लेवल किस तरह से देखा जा रहा है। The blurring of company boundaries can cause problems in and accountability lines of responsibility and employees moral। कि हमारे एम्प्लॉयज या मॉरल्स को देखते हुए हम किस तरह से अपनी अकाउंटेबिलिटी को सेट करते हैं अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं उसके अंदर चीजों को कैसे देखते हैं। रेजिस्टेंस इन शेयरिंग सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। अच्छा जब भी कोई चीज की रुकावट बन जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो क्या करती है हमारे जो लेवल होता है ना इफेक्टिवनेस सॉफ्टवेयर का वो कम से कम कर देती है। देयर आर फ्रीक्वेंट कैपेबिलिटी प्रॉब्लम्स विद द वेरियस लीगेसी सिस्टम ऑफ द पार्टनर के पास का जो भी सिस्टम चल रहा है कैसे चल रहा है इसको कैसे मैनेज करता है। द सिस्टम में भी ओवर इंजीनियर्ड रिलेटिव टू द एक्चुअल नीड्स ऑफ द कस्टमर के आपके एक्चुअल नीड क्या है किस तरह से आप लोग सिस्टम को वर्क कर रहे हैं कैसे लेके चल रहे हैं सिस्टम को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ERP लाइफ साइकिल सिलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूटिलाइजेशन मेंटेनेंस एंड रिटायरमेंट आ जाती है। सिलेक्शन में क्या है डिटरमाइन अ करंट स्टेट हमने अपनी करंट स्टेट को देखना है हमारी करंट स्टेट पे वैल्यू क्या चल रही है कैसे चल रही है। आइडेंटिफाई करना है की प्रोसेस फ्लो हमारा की का प्रोसेस फ्लो क्या चल रहा है। डिजाइन फ्यूचर स्टेट हमारी फ्यूचर की स्टेट क्या है जिसके अंदर आते हुए हम वर्क कर रहे हैं।
मैप प्रोसेस फ्लो एंड फंक्शनैलिटी प्रोसेस फ्लो को देखते हैं। गैप किया जाता है वेंडर ऑफरिंग के साथ, निगोशिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर की टाइम के साथ। इसमें प्री साइकिल में आ जाती हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में वो कहता है ये पहले साइकिल से पहले की बात है कि करंट स्टेट क्या है, हमने अपना फ्लॉज देखना है, फिर फ्यूचर की स्टेट को सोचना है, फिर उसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी को देखना है और फिर उसके अंदर नेगोशिएट करना है सॉफ्टवेयर की कौन सी टर्म जो है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। इसका ईयर 0 से 1 यानी कि अब कुछ 0 से 1 एक ईयर तक कंप्लीट होने तक का हमारे पास टाइम होता है। इम्प्लीमेंटेशन हमने पार्टनर्स में चूज करना होता है। आइडेंटिफाई एग्जेक्टिव स्पॉन्सर, कौन कौन से हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिल्ड आईटी एंड बिजनेस लीडर ओनर, हाँ जी आईटी और बिजनेस के जो लीडर ओनर्स हैं उनको चेक करना है, वो कौन कौन से हैं। डिटरमाइन प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम की मैनेजमेंट को देखना है। डिजाइन ऑनगोइंग नॉलेज को देखना है कि नॉलेज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर प्रोसेसेस, ट्रांसफर के प्रोसेसेस को देखना है, कौन सी मैनेजमेंट है, क्या वो ट्रांसफर कर रहे हैं, किस तरह से लेके चलें। यूटिलाइजेशन, अब क्या चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं और इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 6 यानी कि 2 से 6 साल तक का अर्सा होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6। सॉफ्टवेयर इज नाउ एट फुल यूजेज, सॉफ्टवेयर जो है आपका मुकम्मल तौर पर यूज होना चाहिए। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर सिलेक्टेड, जितने भी आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं वो सबको आपने इकट्ठा करना है। किसके लिए, फ्यूचर इनहांसमेंट के लिए, कि फ्यूचर में कोई चेंजिंग करनी है उसको बढ़ाना। चेंजेस इन बिजनेस इफेक्ट सॉफ्टवेयर यूजेज, जो कि सॉफ्टवेयर यूजेज पे इफेक्ट होती हैं उसके मुताबिक रखते हुए उसकी बात करवाते हैं। अब मेंटेनेंस मिनिमम इसके पास 7 ईयर्स का टाइम होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स का। सम रेगुलरिटी इनहांसमेंट आर प्रोवाइडेड, जितने भी रेगुलरिटी प्रोडक्ट में यानी कि इनमें रेगुलर चीजें आती हैं कि एक के बाद एक चेंजिंग आप लोग इसमें कर सकते हैं। रेगुलरिटी वेंडर इज लाइकली टू डिकम्पोजिशन आ जाती है। स्पोर्ट आर टू इनकरेज एंड अपग्रेडेशन, क्योंकि भी आपकी चेंजिंग आए तो उसके साथ साथ वेंडर क्या करता है कि आप लोग चेंजिंग करें और चीजों को प्रोडक्ट के अंदर लेकर आए, उसके मुताबिक वर्किंग करवाएं कि आप अपडेट अप टू डेट करते जाएं, चीजों को वर्क लेके जाए। रिटायरमेंट में क्या आता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज नाउ रिक्वायर्ड एज कस्टमाइजेशन render upgraded absolute, it is time to go back to the vendor selection phase, कि vendor का selection phase कैसा चल रहा है, किस तरह से हम लोग इसमें वर्क करें, चीजों को हम लोग कैसे देख रहे हैं। ईयर 11 थ्रू प्री साइकिल, के प्री साइकिल को देखते हुए इसके अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है, चीजों को कैसे देखा जाता है। कि आपका मैक्सिमम जो है 11 साल का प्री साइकिल होता है, इसके अंदर ये चीजों को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आप लोग इस तरह से चीजों को देख सकते हैं, ये चीजों को ले सकते हैं। ये था ईआरपी साइकिल जो कि रिक्वायर्ड हमारा रिटायरमेंट से लेके इनकी आखिरी प्रोसीजर ये होता है जो रिटायरमेंट पे आता है, कि चीज को एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो डाटा लेवल था वो कैसे चीज को एंड पे लेकर गया, हमने अपनी एक जो रिक्वायरमेंट थी हमने उसको तैयार कर लिया। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। ERP stands for Enterprise Resource Planning, E for Enterprise, R for Resource, P for Planning। Enterprise Resource Planning की अब डेफिनेशन देखते हैं ये हमारे पास क्या है। Let's start। Enterprise Resource Planning, ERP is an integrated computer-based system used to manage internal and external resources including tangible assets, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। टेंजिबल एसेट्स वो वाले होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हम आपको फर्क बताते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या होता है। टेंजिबल का मतलब होता है टचेबल चीज, और इनटेंजिबल वो जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास कोई एसेट्स आ जाते हैं, लाइक बिल्डिंग्स आ जाती हैं, या फिर हमारे पास वो तमाम चीजें आ जाती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि हमारे डाटा को देखते हुए फाइनेंशियली वर्क करवा रहे हैं, हमारा मटीरियल्स देख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लोग कितने, एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने लेवल से वो वर्क कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ये या फिर उनका बजट लेवल किस तरह से लेके चलना है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जहां ईआरपी होगा वहां बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर architecture whose purpose is to facilitate the flow of information between all business functions inside the boundaries of the organization and manage the connections टू आउटसाइड स्टेक होल्डर्स, के हमारे जितने भी आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह से बिजनेस फंक्शंस को डील करते हैं, उनका इनसाइड लेवल क्या है, वो बाउंड्रीज को कैसे सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मिड में। अपने जितना भी फंक्शन है वो एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको जितना फंक्शन बताया गया उसने अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करना है, और जितने उनके स्टेक होल्डर्स यानी कि वो मेंबर जो कि शेयर करते हैं
अपना कोई पार्ट रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ वो किस तरह से डीलिंग करते हैं, उनका कनेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। ERPs इज बिल्ड ऑन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस करता है, जिसके मुताबिक क्या है कि डेटाबेस देखा जाता है कि आपका डेटाबेस ओरिजिनल कैसे वर्क कर पा रहा है। नॉर्मली यूटिलाइजिंग अ कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है कि तमाम सिस्टम जो है एक ही कंप्यूटर के साथ मैनेज कर रहे हैं। कंसोलिडेट ऑल बिजनेस ऑपरेशंस इनटू यूनिफॉर्म एंड एंटरप्राइज वाइड सिस्टम एनवायरनमेंट, और ये तमाम सिस्टम को जो है वो एंटरप्राइज करता है कि वाइड रेंज में जितने भी इंटरप्राइज सिस्टम है उनको लेते हुए वर्क करवाता है कि हमारा सिस्टम जो है वो वाइड रेंज में, खुली रेंज में वर्क करवा रहा है, चीजों को देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ एंटरप्राइज इंटीग्रेटेड सिस्टम्स वर्क, किस तरह से एक इंटरप्राइज सिस्टम जो है वो वर्क करता है। लाइक यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके मुताबिक आगे फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इंटरप्राइज सिस्टम feature a set of integrated software modules and a central database that enables data to be shared by many different business processes and functional एरियाज थ्रू आउट द इंटरप्राइज, कि हमारे इंटरप्राइज को देखते हुए या पूरे सिस्टम को देखते हुए कैसे कौन सी चीज जो है वो वर्क करती है, चीज को लेकर चलती है, अंडरस्टैंड करवाती है। हमारा सेंट्रल डेटाबेस कैसे अनेबल होता है, वो अपने मल्टीपल एनालिसिस को या अपने चीजों को कैसे वो शेयर करता है, वो कैसे एबल होता है अपने डाटा को फंक्शनल एरियाज में ले जाने के लिए पूरे इंटरप्राइज सिस्टम्स को देखते हुए। अब इसमें हम इंटरप्राइज सिस्टम्स के इंटीग्रेशन को देखते हैं। इनमें हम क्या करेंगे, सेल है तो हमने कहा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, उसके मुताबिक तमाम सिस्टम को मैनेज करता है। उसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो होता है वो एक कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है, ये ओवरऑल बताता है कि कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम है जैसे वर्क कर, उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अच्छा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में देखते हैं कौन कौन से टर्म्स आती हैं। वो कहता है कैश ऑन हैंड, आप फॉरन कैश दे रहे हैं, कोई चेक्स वगैरह नहीं कर रहे। अकाउंटेबल रिसीवेबल, के हमने जी अकाउंट्स रिसीवेबल रखने के ऐसी टर्म जो कि उनको हमने अकाउंट का रिसीवेबल। कस्टमर क्रेडिट, जिनको हमने कह दिया हाँ हाँ पैसे हमने दे दिए, हाफ देने। रेवेन्यू क्या होता है, जितना हमारे पास रेवेन्यू कि हमारा काम कितना हुआ, हमारा बजट कितना आया, चीजें कितनी कंसीडर हुई है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, हमारा आवर्स वर्क कितना है, लेबर कॉस्ट क्या है, और जॉब स्किल्स क्या है, किस तरह से रखते हुए इन चीजों को वर्क करता है, उनके ऑन लेवल क्या है, किस तरह से वो चीजों को बयान कर रहा है, क्या उनकी लेबर कॉस्ट क्या है, उनका स्किल्स क्या है, कैसे वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है कि हमारे पास ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग कैसे कर रही है, हम रिक्वेस्ट कहाँ से ले रहे हैं, प्राइस की चेंजिंग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसी के मुताबिक इसको फर्दर करवाता है। पहले हमने देखना हमारे पास ऑर्डर क्या है, फिर उनको सेल्स देखना है क्या, इन सेल्स के अंदर हम चीजों को रिटर्न कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस देखनी है कि प्राइसेस क्या चल रही हैं चीजों की, किस तरह से हम उस चीज की प्राइसेस को देके जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है, मटेरियल, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, शिपमेंट डिटेल्स, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैपेसिटी एंड परचेजेस, के हमारा मटेरियल क्या है, किस तरह से मटेरियल हम लोग लेके हमारे जो मटेरियल उसके ऊपर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या लेवल हो रहा है, किस डेट पे प्रोडक्शन डेट स्टार्ट हो रही है, एंडिंग डेट क्या है, और उसके मुताबिक रखते हैं उसके टाइम टेबल में, डेडलाइन में हम कैसे वर्क करते हैं। शिपमेंट यानी कि हमने अपने डाटा को किस तरह से उसके जो सेलर्स हैं उन तक पहुंचाना है। अब प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे क्या और से और हम इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इनके परचेजेस, अगर इसके बाद हमें कुछ और अपना काम माल खरीदना पड़े तो हम खरीद सकते हैं। ये पूरा एक साइकिल है जो कि वर्क करता है इंटरप्राइज में अपने सिस्टम को करते हुए, हमें फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया गया। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट ERP एरियाज आ जाते हैं, इनको अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 कस्टमर सर्विसेज, डाटा इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, EDI, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस, की हमारी कस्टमर सर्विसेज में डेटाबेस जितना भी आता है क्लाइंट्स के बारे में, ऑर्डर की प्रोसेसिंग देखी जाती है, ऑर्डर की सर्विसेज चेक की जाती है कि ऑर्डर जो है वो सही तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्या वो ट्रांसफर कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट को, और इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है कि हमारा जो इंटरनेट है वो हमें टाइम पे मिल रहा है, उसके मुताबिक रखते हुए ये वर्क कर। नेक्स्ट लेवल पे हम प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन में हमारे पास क्या चीज आती है, प्रोडक्शन कैसे मेजर करता है, होलसेल सर्विसेज, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटेरियल्स, रॉ, एस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज,
कैलकुलेटिंग वर्क क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोसेस, प्रोडक्शन, कंट्रोल, ईटीसी यूटेंसिल्स आ जाते हैं कि हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन लेवल है उसमें होलसेल की सर्विसेज देखी जाती हैं, प्रोडक्शन लेवल देखा जाता है, उनके अखराजात देखे जाते हैं, परचेजिंग का मटेरियल देखा जाता है, फिर उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद वो क्रिटिकल लेवल, जितना मुश्किल लेवल होता है उसकी सबकी इन्वेंट्री देखी जाती है, प्रोसेस की, प्रोडक्शन, कंट्रोल देखी जाती है, ईटीसी। इन सब चीजों के बाद करने के बाद हम लोग वर्क करते हैं। फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंस क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या अकाउंटिंग का लेवल है कैसे वर्क करता है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्लो, कि अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट फ्लो कैसे जा रहा है, कंट्रोल कैसे कर रहा है चीजों को, प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। हाँ जी, ये रिपोर्ट्स को तैयार करवाता है, कस्टमर की जरूरत को देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवाता है। लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन केस में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, इनमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड CRM। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर्स का रिलेशन देखा जाता है, सप्लाई चेन में कस्टमर एंड एम्प्लॉय दोनों का रिलेशनशिप देखा जाता है। VRM में वेंडर रिलेशनशिप में हम लोग जिसका रिलेशनशिप देखते हैं उसका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इनपुट मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर्स और जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है वो अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, उनके साथ कैसा रिलेशन बना के चल रहा है, उनकी मैनेजमेंट को सही से डील कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कि हमारा जो एक्सपेक्ट है वो किस तरह से चीजों को देख रहा है। इसको हम लोग इस एंगल में डील करते हैं, तो इसको हम कहते हैं VRM। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वैल्यूएशन हुई है ERP सिस्टम की। ERPs आया, उसके अंदर हमने कंट्रोलिंग एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी। अब हमने कहा 1990s में ऐसा क्या हुआ था, मैनेजरियल मैनेजमेंट आई थी, फाइनेंशियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लांट मैनेजमेंट आ जाते हैं। यानी कि हमने मैनेजरियल को किया था, मटेरियल्स कैसे हमने देखे थे, मटेरियल कैसे देखते हुए, फाइनेंस का अकाउंट क्या था, इन्वेस्टमेंट देखी थी हमारी कितनी जा रही है, क्वालिटी उसमें मुताबिक आ रही है कि नहीं आ रही, हमने हमारी पर्सनल मैनेजमेंट सही जा रही है, HRM यानी कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप सही वर्क कर रहा है, हमने जो चीज बिल्ड करने से वो कर पाए। अब MRP2 में क्या आता है, हमारे पास 1970s का रिलेशन आ गया कि इसमें सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग हुई थी, सिमुलेशन एंड फोरकास्टिंग, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया था लुक लाइक का रियल। अब MRP में 1 में हमने जो देखा वो ये था कि 1960s में कि मास्टर प्रोडक्शन हमारे पास शेड्यूल यानी कि 1 by 1 शेड्यूल बनाया गया था कि हमारा जो शेड्यूल है कि इतने टाइम पे हमारी चीज तैयार होनी है, उसके मुताबिक रखते हुए ये काम करेगा। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग देखी थी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने प्लानिंग की है, कैपेसिटी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुई है, एग्जीक्यूट किया है हमने, मटेरियल्स के प्लान्स को देखा है। वेव 1 में MRP है, वेव 2 में ERP, वेव 3 में कस्टमर सेंट्रिक इंटीग्रेशन के आपका सेंट्रिक इंटीग्रेशन कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन क्या है कि आपके इंटरप्राइज इंटीग्रेशन के साथ आप लोग वर्क कैसे करें, चीजों को कैसे देखें। स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम में हमने देखना है इंटरप्राइज, एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड, कस्टमर, सप्लायर्स, ERP मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही है, सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव, बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एंड SCM, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि हमारे सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, चीजों को कैसे लेकर चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करें, चीजों को देख कैसे रहे, वर्क कैसे करें, काम को कैसे लेके चल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, हमारी चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग, कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग को कैसे देख रहे हैं, कस्टमर का एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशनशिप है ये उसको डील करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ERP में डायग्राम आ जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं CRM को, HRM को, SCM को, यानी कि अब कस्टमर और ह्यूमन रिसोर्सेज और SCM सप्लाई चेन आ जाती है। अब जो है हमारे पास CRM है उसमें क्लाइंट की प्रोफाइल देखेंगे, क्लाइंट का सपोर्ट सिस्टम देखेंगे, फिर उसके बाद सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट ठीक कर रहा है, मैनेज ठीक कर रहा है। फिर HRM में देखेंगे एम्प्लॉय, हमारे पास रिलेशन कैसे चल रहे हैं, एम्प्लॉय की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ब्रांच एजेंट क्या चल रहा है, फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट क्या है, चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सेल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, परचेज मैनेजमेंट, issues, customer receiving and order, the shipment of production, keep an account, invoicing, receive payments, सेल्स प्रोसेस आ जाती है, ऑर्डर्स एंड इन्वेंशन, ये हमारी कस्टमर साइड्स है। अब यहाँ पे ये सप्लायर साइड्स है, इन्वेंट्री में स्टॉक्स आ जाते हैं, चेक्स इन चेक्स आउट,
स्टॉक का ट्रांसफर किया जाता है, उनको देखा जाता है कि स्टॉक कैसे आया, फिर उनको ट्रांसफर करना है उनका स्टेक होल्डर के साथ। हमने अपना वर्क देखना है, हमारा वर्क कैसा चल रहा है। अब परचेज मैनेजमेंट में हमने परचेजिंग लेवल को देखना है कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक काम हुआ, हमारा ऑर्डर वर्क किया, अराइवल जितनी गई प्रोडक्ट की सही गई है, हमने अपना स्टॉक सही से मैनेज किया कि मौजूद है कि नहीं मौजूद, हमें टाइम भी सारी चीजें पता है। नेक्स्ट हम कहते हैं अपने अकाउंटेंट में हमने नजर रखनी है इसकी पेमेंट लेवल क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर हम देखते हैं डाटा एनालिसिस रिपोर्ट्स, एंड देन डाटा एनालिसिस रिपोर्ट में हमने डाटा माइनिंग को मेजर किया कि हमने किस किस फील्ड को लेके चले, उनका स्टॉक्स को देखा, डाटाबेस एनालिसिस किया। फिर यहाँ इन्वेंट्री से ही निकला प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि रॉ मटेरियल देख रहा है कि आपने जो अपना एक मटेरियल तैयार करने के लिए आपने कहाँ से रब्ता किया। लाइन मैनेजमेंट के 1 बाय 1 आप किस मैनेजमेंट को देखना है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग, फिर प्रोडक्शन आपका लेवल क्या है, फिर शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग क्या है। आईटी मैनेजमेंट में हम लोग आईटी के यानी कि अपना पब्लिसिटी लेवल चेक करते हैं किस तरह से ये मैनेज करता है। अच्छा, यहाँ पे जो पेमेंट है ना वो जाके अकाउंटेबल पेएबल पे लगती है। अब यहाँ पे जो आता है वो एसेट्स का मैनेज किया कि हमारी जो एसेट्स हैं या जितने भी हमने खर्चा किया जो भी किया वो क्या क्या है, हमारा रिकॉर्ड का मेंटेन हमने करना है, अपनी फाइल मैनेजमेंट को देखनी है। अब यहाँ पे आए अकाउंट पेएबल पे, फिर ये अकाउंट पेएबल राब्ता करता है एलसीजीएल ओवर अकाउंट से, फिर ये राब्ता करता है अकाउंट रिसीवेबल से, फिर तब जाके हमें अकाउंट के रिसीवेबल मिलते हैं। यानी कि यहाँ से होता हुआ अगर इसको देखें तो टू वे, यहाँ से इधर को जा रहा है और इधर से ये दोनों इसी पे फोकस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। इन सब चीजों को हमने देखते हुए एक ईआरपी डायग्राम बनाई है जो हमारे कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप बनाती है, जिसको बेस बनाते हुए हम अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं और इनकी इन्वेंशन करते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी चीज को तैयार करवाते हैं। एडवांटेजेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। इनमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ईआरपी ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस and enable process a change that bring a lot benefits in operational activities such like cost reduction, cycle time reduction, productivity improvement, quality improvement, customer services improvement। ERP जो ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस होता है ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोग एक बिजनेस चेंज ला सकते हैं अपने बेनिफिशियल ऑपरेशन में, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है, हमारा साइकिल टाइम रिड्यूस हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, क्वालिटी लेवल इंक्रीज हो सकता है जिसमें हमें क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलती है, कस्टमर सर्विसेज इंक्रीज हो सकती है विद द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जब हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे बिल्ड करते हैं, बिल्ड एंड डाटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज की, डाटा एनालिसिस की कैपेबिलिटीज क्या चाहिए, किस तरह से वर्क कर रहा है। वो सिस्टम इज हेल्पिंग इन मैनेजेरियल एक्टिविटीज, सिस्टम किस तरह से हेल्प करता है हमारी मैनेजेरियल एक्टिविटीज को देखते हुए। फॉर एग्जांपल बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बेटर रिसोर्स क्या है, मैनेजमेंट कैसे चल रही, किस तरह से मूव ले रहे हैं। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, इंप्रूव परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको इंप्रूव करते हुए वर्क करता है। ईआरपी सिस्टम विद देयर लार्ज स्केल बिजनेस इंप्रूवमेंट, हमारे पास की इन्वॉल्वमेंट होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं। कैन असिस्ट इन achieving strategical benefits such as support business growth, build business innovations, build cost leadership, generate product differentiate, include customization, build external linkage, customers and suppliers, enabling e-commerce। कि हमारे पास जितना भी सिस्टम है उसको एक लार्ज स्केल पे देखते हुए उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट चेक की जाती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों की। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्ड करते हैं बिजनेस इनोवेशंस को, जो कि हमें एक पोस्ट बिल्ड करके देती है, जो कि लीडरशिप और जनरेट करती है हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट को, जिसके अंदर हम अपनी कस्टमाइजेशन को देखते हैं कि हमारा कस्टमर लेवल कैसे जा रहा है, चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उनके साथ अपना लिंक कैसे बना रहे हैं, एनेबल कैसे कर रहे हैं ई कॉमर्स को, कि ई कॉमर्स हमारे पास किस तरह से वर्क कर सकती है। ERP system has integrated a standard application architecture which provides an infrastructure that can build business flexibility for current and future changes। IT cost reductions, increased IT infrastructure capability, की infrastructure की किस तरह से capability है, क्या वर्क कर रही है, कैसे लेके चल रही है, आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या है, हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि बिल्ड करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को करंट और
फॉर फ्यूचर चेंजेस के लिए कि हमारा जो करंट है यानी कि जो अब हमारा हाल चल रहा है, जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, फिर उसके अंदर फ्यूचर चेंजेस किस तरह से आ सकती हैं, आईटी कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो सकती है, हमारी कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे बढ़ सकती है, द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ईआरपी कैन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, facilitate business learning, build common vision, change employee behavior, increase employee moral and satisfaction। कि आपके एम्प्लॉय का मोरल एंड सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, किस तरह से आप लोग उनकी कैपेबिलिटीज को देख सकते हैं, उसके अंदर कोई कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हमारी बेनिफिशियल में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल टर्नओवर की हमारी टर्नओवर क्या आ सकती है कि हम पर्सनली एक चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं। कंपनीज कैन एम्प्लॉय, ठीक है, वो अप्लाई करती है मैनेजर को, न्यू मैनेजर को देखते हुए लैकिंग करती हैं एजुकेशन को इन द कंपनी में ईआरपी के प्रपोजिंग करती हैं चेंजेस इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विद द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड ईआरपी के सिलेक्टेड ईआरपी को देखते हुए किस तरह से हम लोग उसके अंदर वर्क कर सकते हैं, चीजों को कैसे चला सकते हैं। एंड पता है कस्टमाइजेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड। हाँ जी, हमें पता है जितने भी हम ईआरपी की कस्टमाइजेशन करेंगे वो लिमिटेड होगी, लिमिट से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। सम कस्टमाइजेशन में इन्वॉल्व चेंजिंग of the ERP software structure which is usually not allowed, जो कि हमें allowed नहीं होती। re-engineering of business process to fit the industry standard prescribed by the ERP system may lead to a loss of competitive advantage। कि हमें जो competitive advantage है जिसके साथ हमने एक advantage चलाना है या जिस माहौल के अंदर रहते हुए हमने वर्क करना है, चीजों को लेके जाना है, तो हमें उसके मुताबिक रहते हुए हम उस चीज को लीड कर रहे हैं। अगर हमें लॉस हो जाता है तो हमें दोबारा चीज के साथ काम करना है। यानी कि अगर हमारा एक एडवांटेज है जिसमें हमने अपने एडवाइजर, अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ मुकाबला करना है, तो हमने इस चीज को देखना है क्या हमारा जो मुकाबला है कंपटीटर्स के साथ हो सकता है। हम उन चीजों को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कंपटीटर कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। देन आता है ईआरपी वेंडर्स कैन चेंज सम्स ऑफ मनी for the annual license renew that is unrelated to the size of the company using the ERP are its profitable। कि जितना भी ERP सिस्टम है वो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और वो चेंज कर सकता है अपने सम ऑफ मनी, यानी कि जमा की मनी है, यानी कि उनकी जो भी सम वैल्यूज होती हैं, सम ऑफ वैल्यूज, उन सबको वो चेंज कर सकता है, उसके अंदर बेनिफिशियल प्रॉफिट्स निकाल सकता है चीजों को। मतलब जब टेक्निकली जब हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज को, टेक्निकली सपोर्ट कर सकते replies to the callers that are inappropriate for the callers corporate structure। हाँ जी, जितने भी टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो ऑफर करते हैं अपने कॉलर्स को, जो कि अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट होता है कॉलर्स के लिए, जो कि कॉपरेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर से। कंप्यूटर की सिक्योरिटी को देखा जाता है। कंसर्न अराइज for at a company that requires an audit trail of changes so as to meet some regularity standards। हमारे रेगुलर स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह से हम एक चीज को देखते हुए उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमने रेगुलरिटी किस तरह से अपनी कायम रखनी है, चीजों को कैसे देखना है। ERP are often seen as too rigid, too difficult to adopt the specific workflow and business process of some companies। ये हमारा ERP होता है वो हमारा बिजनेस फ्लो को चेक करता है जितना हमारा कंपनी के साथ चलता है, और इसका मेन काजेस फेलियर का यही है। हम लोग ये साथ साथ अपनी ना कंपनीज का लेवल नहीं चेक करते, हम ये नहीं कहते हम एक ही लेवल में था, हम ये नहीं देखते कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज है, हमें उसके मुताबिक अपनी चीजों को लेके जाना था। अब हम आगे हैं हमारे इसी पॉइंट से स्टार्ट हो गए हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास ERP का डिफिकल्ट टू यूज है, जिसको हमने न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ बिल्ड करते हुए यूज करना। वो कहता है डिफिकल्ट है, लेकिन वर्ड उसने इम्पॉसिबल का वर्ड यूज नहीं किया कि हम ये कह सकेंगे ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम आर टू रिस्ट्रिक्टिव एंड डू नॉट लो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेज। सिस्टम जो होता है वो रिस्ट्रिक्टिव है उसको यूज करना, लेकिन हमें अलो करता है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेज में कि हमें आसानी होती है, हम इसको कर सकते हैं। मतलब सिस्टम कैन सफर फ्रॉम द वीकेस्ट लिंक। हाँ जी, सिस्टम जो है वो वीकेस्ट लिंक जितना भी कम से कम हमारा पॉइंट होता है उसके मुताबिक वर्क करता है। प्रॉब्लम एंड इन एफिशिएंट एंड इन वन डिपार्टमेंट आर एट वन ऑफ द पार्टनर्स में इफेक्ट अदर पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए ये उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है कि हमारा जो एक पार्टनर है वो डिफेक्ट कर रहा है चीजों को। मैनी ऑफ द इंटीग्रेटेड लिंक्स नीड हाई एक्यूरेसी इन अदर एप्लीकेशंस टू वर्क एफिशिएंटली। अ कंपनी कैन अचीव मिनिमम standards then over time
डर्टी डाटा विल रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ सम एप्लीकेशंस, कि हमारी अदली एप्लीकेशंस कैसे चल रही हैं, हम किस तरह से उनको रिलायबल लेके चल रहे हैं। डर्टी में क्या हमारा डाटा जो है वो हमारी टाइम वेस्टेज को तो नहीं कर रहा। ये भी एक हमारे पास इंटीग्रेटेड लिंक में ऐसा हो जाता है कि हमें एक्यूरेट चीजें नहीं मिल पाती। वंस अ सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड, स्विचिंग कॉस्ट आर वेरी हाई फॉर एनी वन ऑफ द पार्टनर्स, रिड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एट द कॉर्पोरेट लेवल, के हमारे कॉर्पोरेट लेवल को देखते हुए किस तरह से ये वर्क कर रहा है, उनका लेवल किस तरह से देखा जा रहा है। द ब्लरिंग ऑफ कंपनी बाउंड्रीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन एंड अकाउंटेबिलिटी लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयज मॉरल, के हमारे एम्प्लॉयज या मॉरल को देखते हुए हम किस तरह से अपनी अकाउंटेबिलिटी को सेट करते हैं, अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, उसके अंदर चीजों को कैसे देखते हैं। रेजिस्टेंस इन शेयरिंग सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। अच्छा, जब भी कोई चीज की रिकावट बन जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करती है, हमारे जो लेवल होता है ना इफेक्टिवनेस सॉफ्टवेयर का, वो कम से कम कर देती है। देयर आर फ्रीक्वेंट कैपेबिलिटी प्रॉब्लम्स विद द वेरियस लीगेसी सिस्टम ऑफ द पार्टनर, के पार्टनर का जो भी सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करता है। द सिस्टम में भी ओवर इंजीनियर्ड रिलेटिव टू द एक्चुअल नीड्स ऑफ द कस्टमर, के आपके एक्चुअल नीड क्या है, किस तरह से आप लोग सिस्टम को वर्क कर रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं सिस्टम को, कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये आपकी लाइफ साइकिल यानी सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस एंड रिटायरमेंट आ जाती है। सिलेक्शन में क्या है, डिटरमाइन द करंट स्टेट, हमने अपनी करंट स्टेट को देखना है, हमारी करंट स्टेट पे वैल्यू क्या चल रही है, कैसे चल रही है। आइडेंटिफाई करना है की प्रोसेस फ्लो, हमारा की का प्रोसेस फ्लो क्या चल रहा है। डिजाइन है फ्यूचर स्टेट, हमारी फ्यूचर की स्टेट क्या है जिसके अंदर आते हम वर्क कर रहे हैं। मैप प्रोसेस फ्लो एंड फंक्शनैलिटी प्रोसेस फ्लो को देखते हैं। गैप किया जाता है वेंडर ऑफरिंग के साथ, निगोशिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर की टांग के साथ। इसमें प्री साइकिल में आ जाती हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में वो कहता है ये पहले साइकिल से पहले की बात है कि करंट स्टेट क्या है, हमने अपना फ्लॉज देखना है, फिर फ्यूचर की स्टेट को सोचना है, फिर उसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी को देखना है, और फिर उसके अंदर नेगोशिएट करना है सॉफ्टवेयर की कौन सी टर्म जो है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। इसका ईयर 0 से 1 यानी कि अब कुछ 0 से 1 एक ईयर तक कंप्लीट होने तक का हमारे पास टाइम होता है। इम्प्लीमेंटेशन हमने पार्टनर इसमें चूज करना होता है। आइडेंटिफाई एग्जेक्टिव स्पॉन्सर, कौन कौन से हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिल्ड आईटी एंड बिजनेस लीडर ओनर, हाँ जी, आईटी और बिजनेस के जो लीडर ओनर्स हैं उनको चेक करना है, वो कौन कौन से हैं। डिटरमाइन प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम की मैनेजमेंट को देखना है। डिजाइन ऑनगोइंग नॉलेज को देखना है कि नॉलेज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर प्रोसेसेस, ट्रांसफर के प्रोसेसेस को देखना है, कौन सी मैनेजमेंट है, क्या वो ट्रांसफर कर रहे हैं, किस तरह से लेके चलें। यूटिलाइजेशन, अब क्या चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 6, यानी कि 2 से 6 साल तक का अर्सा था। मिनिमम 2 मैक्सिमम 6। सॉफ्टवेयर इज नाउ एट फुल यूजेज, सॉफ्टवेयर जो है आपका मुकम्मल तौर पर यूज होना चाहिए। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड, जितने भी आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं वो सबको आपने इकट्ठा करना है। किसके लिए, फ्यूचर इन्हांसमेंट के लिए, कि फ्यूचर में कोई चेंजिंग करनी है उसको बढ़ाना। चेंजेस इन बिजनेस स्ट्रक्चर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर यूजेज, जो कि सॉफ्टवेयर यूजेज पे इफेक्ट होती हैं उसके मुताबिक रखते हुए उसके वर्क करवाते हैं। अब मेंटेनेंस, मिनिमम इसके पास 7 ईयर्स का टाइम होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स का। सम रेगुलरिटी इन्हांसमेंट आर प्रोवाइडेड, जितने भी रेगुलरिटी प्रोडक्ट हैं, यानी कि इतने रेगुलर चीजें आती हैं कि एक के बाद एक चेंजिंग आप लोग इसमें कर सकते हैं। रेगुलरिटी वेंडर इज लाइकली टू डिकम्पोजिशन आ जाती है। स्पोर्ट आर टू इनकरेज एंड अपग्रेडेशन, क्योंकि भी आपकी चेंजिंग आए तो उसके साथ साथ वेंडर क्या करता है कि आप लोग चेंजिंग करें और चीजों को प्रोडक्ट के अंदर लेकर आए, उसके मुताबिक वर्किंग करवाएं कि आप अपडेट अप टू डेट करते जाएं, चीजों को वर्क लेके जाए। रिटायरमेंट में क्या आता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज नाउ रिक्वायर्ड एज कस्टमाइजेशन render upgraded absolute, it is time to go back to the vendor selection phase, के वेंडर का सिलेक्शन फेज कैसा चल रहा है, किस तरह से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, चीजों को हम लोग कैसे देख रहे हैं। ईयर 11 थ्रू प्री साइकिल, के प्री साइकिल को देखते हुए इसके अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है, चीजों को कैसे देखा जाता है। कि आपका मैक्सिमम जो है 11 साल का प्री साइकिल होता है, इसके अंदर ये चीजों को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आप लोग इस तरह से चीजों को देख सकते हैं, ये चीजों को ले सकते हैं। ये था ईआरपी साइकिल, जो कि रिक्वायर हमारा रिटायरमेंट से लेके इनकी आखिरी प्रोसीजर ये होता है जो रिटायरमेंट पे आता है। ये चीज को एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो डाटा लेवल था वो कैसे चीज को एंड पे लेकर गया, हमने अपनी एक जो रिक्वायरमेंट थी हमने उसको तैयार कर लिया। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर।
लेक्चर। अल्लाह हाफिज।